निकली हुई राजनीतिक पार्टी है, अब पूरे देश और दुनिया पर कब्जा करने के मिशन आंदोलन पर चल चुकी है। देश भर के लोग संघ से जुड़े होने के लिए सर्टिफिकेट अपनी पुरानी वाली जारी कर रहे हैं कि मुझे गर्व है कि मैं संघ से हूं, लेकिन इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए संघ और उससे जुड़े हुए लोग क्या मानसिकता रखते हैं, इसको मोहन यादव से बेहतर कौन समझ पाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री मोहन यादव का। वो संघ के कार्यकर्ता भी हैं, आरएसएस के बड़े प्रशिक्षित नेता हैं और बीजेपी ने उन्हें बीते दिनों मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनाते हुए बीजेपी ने यह ध्यान रखा कि जाति से कैसे सामाजिक न्याय की राजनीति को चुनौती दी जाए, इसलिए बीजेपी छत्तीसगढ़ में आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएगी और मध्य प्रदेश में ओबीसी और उसमें भी यादव। और मुख्यमंत्री बनाने के बाद मोहन यादव का लगातार कार्यक्रम यूपी और बिहार में हुआ, लेकिन उसका फायदा कुछ दिखा नहीं। लेकिन फिलहाल जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के समर्थक जिस मोहन यादव का संघ की शाखा में गए हुए गणवेश पहने हुए तस्वीरें वायरल हैं, वो बीजेपी और आरएसएस की ही दीक्षा पर काम करते हैं। धर्म पर लेकर के उनकी वही राय है जो बीजेपी और आरएसएस के लोगों की होती है। वो खुद को महाकाल का भक्त बताते हैं, लेकिन उसी मोहन यादव का भाजपा और आरएसएस वालों ने कितना विरोध कर दिया। ट्विटर पर तो कैंपेन चलने लगा, रामद्रोही मोहन यादव, सवर्ण विरोधी मोहन यादव, हिंदू विरोधी मोहन यादव, सब कुछ करके सवर्णों भाजपा छोड़ो, सवर्णों भाजपा से अलग हो जाओ। और जानते हैं इस सब की बुनियादी वजह क्या थी? क्योंकि मोहन यादव ने पिछले दिनों एक फैसला ले लिया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14% जो आरक्षण मिल रहा था, उस आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर अब उनकी सरकार 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने जा रही है। बस फिर क्या था, आरएसएस, बीजेपी और बीजेपी के आईटी सेल के ट्रोलरों का वो नकाब उतर गया जो हिंदू एकता का रात दिन कसीदा पढ़ा करता है। वो आरएसएस और बीजेपी वाले लोग जो देश भर में मुसलमानों के विरोध में नैरेटिव चलाने के लिए, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को हिंदू बनाने के लिए दिन रात बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर काम करते हैं, जैसे ही आरक्षण का, जैसे ही सामाजिक न्याय का और जैसे ही एससी एसटी ओबीसी को हक दिए जाने के संवैधानिक प्रावधान का एक कदम कोई चल दे, इनका नकाब उतर जाता है और ये सारे सवर्ण मानसिकता के जातिवादी लोग अपने ही नेताओं के खिलाफ कैसे हो जाते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण मोहन यादव से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। मैं सिलसिलेवार समझाऊंगा, लेकिन फौरी तौर पर यह एक प्रतिक्रिया आई है कि मोहन यादव की सरकार ने जब एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे, उस एफिडेविट में एक पन्ना ऐसा था जिसमें राम का शंबूक वध से एक प्रसंग जुड़ा हुआ था। उस प्रसंग के वायरल होते ही पन्ना वायरल हो गया, जिसमें यह लिखा गया है कि हिंदू मिथकों से कैसे नफरत भरी बयान बीजेपी सरकार के हलफनामे में आए हैं। और उसके बाद बीजेपी के ट्रोलर, आरएसएस के समर्थकों का मोहन यादव के खिलाफ गुस्सा, नफरत, आक्रामकता इतनी जाहिर हो गई जितनी उन्होंने कभी किसी बीजेपी के सवर्ण नेताओं के खिलाफ कभी नहीं जाहिर की होगी। अब बीजेपी में रहने वाले दलित पिछड़े जरा इस सैंपल से क्या नसीहत लेंगे, उसको मैं आगे समझाऊंगा। अब बीजेपी के दलित पिछड़े मोहन यादव का इस तरह से ट्रोलिंग, अपमान और हिंसक आलोचना के बाद क्या सोच रहे होंगे। ये बात कभी भूपेंद्र यादव से लेकर हुकुम देव नारायण यादव तक, या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, रामदास अठावले और तमाम इन लोगों से पूछ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल यह मामला इतना तूल पकड़ गया है कि 27% आरक्षण लागू करने के बाद भाजपाई और आरएसएस भक्त ही बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन खड़ी कर दिए। जब वो एक पन्ना वायरल हुआ तो हालांकि बीजेपी के मध्य प्रदेश इकाई ने एक सफाई पेश कर दी, और सफाई पेश करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारे हलफनामे में नहीं है। बीजेपी मध्य प्रदेश ने बाकायदा लिखा कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित मध्य प्रदेश शासन के हलफनामे के संबंध में स्पष्टीकरण, और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ चीजें गलत प्रसंग से जोड़ करके पेश की जाती हैं। जैसे बिंदु 4 में उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ कि वस्तुतः उल्लेखित सामग्री मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री रामजीलाल महाजन द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन भाग 1 का हिस्सा है। उक्त आयोग का गठन 17/11/1980 को किया गया था और आयोग द्वारा दिनांक 22/12/1983
आदिवासी को अपना अंतिम प्रतिवेदन तत्कालीन राज्य शासन को प्रेषित किया गया था। यानी महाजन रिपोर्ट में शंभूक वध से लेकर के तमाम वे प्रसंग हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि जो लोग हिंदू धर्म में एकता की बात करते हैं वे लोग ही हिंदू धर्म के भीतर के जातिवाद को कभी स्वीकार नहीं करते। ये आरएसएस और बीजेपी लगातार इस देश के दलितों पिछड़ों को यह समझाती है कि ये जो जातिवाद बढ़ा ये तो अंग्रेजों ने बढ़ा दिया क्योंकि उन्होंने जाति जनगणना शुरू करा दी, जबकि जाति जनगणना तो इसलिए शुरू हुई क्योंकि जातियां थी और जातियां इसलिए हैं क्योंकि धर्म के नाम पर बंटवारा इस देश में इतना ज्यादा हुआ है जिसके बारे में केवल 3 लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं, एक एक शब्द पढ़ जाइएगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बाकी कहने को तो बहुत सारा है लेकिन फिलहाल जाति इस धर्म में रही है। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश बीजेपी ने देखा कि मोहन यादव को रामद्रोही, जातिवादी और राम को जातिवादी कहते हुए छवि बन रही है, उन्होंने तुरंत स्पष्टीकरण दिया कि यह महाजन कमेटी की रिपोर्ट में है, ना कि मध्य प्रदेश सरकार के हलफनामे में। अब मध्य प्रदेश सरकार को हलफनामा कोर्ट में देना है। 8 अक्टूबर से रोज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है कि ओबीसी को जो आरक्षण 14% से 27 किया गया है ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी मैं एक एक इतिहास बताने जा रहा हूं और इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के हाथ काले हैं कि वो उन्होंने मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण क्यों रखा। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में यह सब होगा तो सरकार अपने बचाव में दलील के लिए पिछले कई ऐतिहासिक प्रमाणों को प्रस्तुत करती है जिसमें से महाजन कमेटी की रिपोर्ट भी है। लेकिन उसी रिपोर्ट में 35% ओबीसी को आरक्षण दिया जाए इसकी संस्तुति है। मध्य प्रदेश भाजपा ने अपने सवर्ण नाराज खेमे को, बीजेपी और आरएसएस के चहेतों को खुश करने के लिए अपने 7वें बिंदु में वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास एवं सामाजिक सद्भाव के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और आखिरी लाइन में लिखते हैं कि यह उल्लेखनीय है कि महाजन रिपोर्ट में 35% आरक्षण की अनुशंसा की गई थी जबकि राज्य शासन 27% आरक्षण लागू कर रहा है। ऐसे स्पष्ट होता है कि राज्य शासन का निर्णय महाजन रिपोर्ट पर आधारित नहीं है। यानी महाजन रिपोर्ट में राम पर जो टिप्पणी है उससे मोहन यादव को बचा लिया जाए तो रामद्रोही न बन जाए मोहन यादव, इसलिए एक आधार बनाया गया। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने आकर के इसका सफाई दे दी कि हमारी सरकार के हलफनामे में रामद्रोही शब्द नहीं है, अब बीजेपी और आरएसएस के ट्रोलर क्या करें। भाई विरोध तो करना है आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने का, राम तो बहाना है। लेकिन अब मोहन यादव रामद्रोही नहीं है तो फिर विरोध कैसे किया जाए। तो यह कहा गया कि भाजपा सवर्ण विरोधी है। पिछले 24 से 48 घंटे में मोहन यादव की इतनी ज्यादा किरकिरी आज तक नहीं हुई होगी। संघ के व्यक्ति हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, महाकाल के भक्त हैं, लेकिन पता है बीजेपी को सवर्ण विरोधी घोषित करने के लिए मोहन यादव को टूल बनाया गया। ये सारे सवर्ण अब ये कह रहे हैं कि सवर्णों का, मेरिट का, प्रतिभा का, सब कुछ का दमन हो गया, हाय अब आरक्षण बढ़ाया जा रहा है। और जो कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी भी तो हिंदू हैं, क्या उनको हक देना हिंदू तो नहीं है। तुम आजीवन ऐसे ही अधिकार की भीख मांगते घूमते रहोगे। तुम्हें घिसट कर जीने की आदत हो चुकी है, तुम बिना काम किए खाना चाहते हो, यही तुम्हारा एकमात्र सत्य है। मोहन यादव को मोदी जी तत्काल हटाइए, नहीं तो ये जो कैंसर है पूरे प्रदेश से भाजपा को समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त कर देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मोहन यादव रामद्रोही है, मोहन यादव हिंदू द्रोही है, मोहन यादव सवर्णद्रोही है। यह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एजेंडा था क्योंकि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में लगातार सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें खुद मोहन यादव की एक वीडियो भी वायरल होती है जिसमें वो कहते हैं कि हम सारे दलों ने मिलकर के, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां, आदिवासी संगठन, दलित पिछड़ों के संगठन, ओबीसी महासभा, सबने मिलकर के एक राय से प्रतिवेदन दिया कि भाई ओबीसी का हक, अधिकार मध्य प्रदेश में इतना मारा जा रहा है, गैर बराबरी इतना ज्यादा है, इसलिए आरक्षण की सीमा को आपको बढ़ाना चाहिए। जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूंकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। मंडल कमीशन ने 52% आबादी को 27% आरक्षण दिया। अभी मैं मध्य प्रदेश का इतिहास बताऊंगा, लेकिन यह सोचिए कि मध्य प्रदेश में आज तक 27% आरक्षण लागू नहीं था। बीजेपी जब सबसे ज्यादा समय तक बीजेपी शासन में रही, कांग्रेस ने कोशिश की लेकिन पीछे से मन नहीं था, इसलिए वो सारी कोशिशें नाकाम हो गई कोर्ट के गलियारों तक जा करके। लेकिन अब
सवर्णों ने मोर्चा खोल दिया है कि मोहन यादव को कैसे यह साबित कर दिया जाए कि सवर्ण विरोधी, हिंदू विरोधी, भाजपा विरोधी सब कुछ है। मोहन यादव की गलती क्या है कि 27% आरक्षण लागू करने की बात कर रहे हैं। ये सारे सवर्ण नाराज हो गए, उस भाजपा से नाराज हो गए जिन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण बिना मांगे, बिना आंदोलन किए, बिना उस पर कोई मांग पत्र दिए सवर्णों को दे दिया। सवर्णों की आबादी कितनी है आज तक पता नहीं, क्योंकि गिनती नहीं होती। इस देश में जाति जनगणना का विरोध सारे सवर्ण इसीलिए करते हैं कि जातिवाद बढ़ जाएगा। नहीं भाई, असली खेल पर्दा उठ जाएगा कि सवर्ण की आबादी 10% है भी या नहीं, जिनको नौकरियों और शिक्षा में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल गया। क्योंकि मध्य प्रदेश का ही एक आंकड़ा ले लीजिए, मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण कितना है पता नहीं आपको। मध्य प्रदेश में सवर्णों की आबादी कितनी है? मध्य प्रदेश में दलित, पिछड़े और आदिवासी मिला लें तो लगभग 90% तो यही लोग हैं। तो 10% से कम आबादी बताई जाती है सवर्णों की, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा कितना है पूरे देश में? 10%। जैसे छत्तीसगढ़ में भी 95 to 96% SC, ST और OBC की आबादी बताई जाती है। तमिलनाडु ने मना कर दिया कि 10% दे किस बरस पर रहे हो, 10% तो हमारे यहां सवर्ण है भी नहीं। लेकिन पूरे देश में सवर्णों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% बिना मांगे मिला। किसी भी RSS वाले ने, किसी भी BJP वाले ने, किसी भी सवर्ण ट्रोलर जातिवादी ने इसको कहा कि यह मेरिट की हत्या है, ये भीख है, ये देश को बर्बाद कर देगी। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में 27% OBC को आरक्षण मिल जाए, जो मंडल कमीशन के अनुसार है, जो इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक है, तो फिर ये सारे विरोध करते हुए सवर्णों के खिलाफ है बीजेपी कैंपेन चला रहे हैं। जरा सोचिए कि इन RSS और BJP वालों का असली चेहरा बेनकाब कब होता है? जब SC, ST, OBC के आरक्षण, हक, हिस्सा और सम्मान की बात आती है। बाकी तो ये आपको हिंदू बनाने में मिनट भर नहीं लगता इन्हें, और आप भी बड़ी जल्दी हिंदू बन करके इन्हीं की भीड़ में शामिल हो जाते हो। लेकिन देखो ये आपके बच्चों के हक अधिकार से कैसे रोकते हैं। अब जरा एक बार पूरा मामला समझ लो कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण बढ़ाए जाने का प्रस्ताव तो महाजन कमेटी ने दे दिया था और उन्होंने कहा था कि 35% आरक्षण बढ़ाना चाहिए OBC का। मिला 14%। कैसे मिला समझिएगा। OBC के लिए आरक्षण बढ़ाने का पहला कदम 1994 में उठाया गया था, जब राज्य विधानमंडल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 में संशोधन किया था। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC को क्रमशः प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए 15, 18 और 14% तथा तृतीय श्रेणी के पदों के लिए 13, 20 और 14% का आरक्षण दिया गया। सितंबर 1995 में इसे संशोधित कर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लिए 15, 23, 27 किया गया और तृतीय श्रेणी के लिए 13, 23 और 27 कर दिया। हालांकि दिसंबर 2001 में राष्ट्रपति ने इसे वापस कर दिया और 50% की ऊपरी सीमा का हवाला देते हुए इसे मंजूरी देने से मना कर दिया। यहीं रोक करके एक बार पूछूं कि महाजन कमेटी की रिपोर्ट से लेकर के 2000, 2001, 2013, 14 तक जब जब राज्य के सरकारी निकायों ने रिपोर्ट बना करके कहा कि यहां के OBC को न्याय मिलने के लिए आरक्षण बढ़ाना होगा, तब जब रोका गया तो केंद्र में अधिकांश बार BJP की सरकार थी और कांग्रेस की उन लोगों की सरकार जो आरक्षण और OBC के तब के विरोधी हुआ करते थे। आगे कहानी सुनिए। 2001 में राष्ट्रपति ने वापस कर दिया तो 2002 में राज्य ने अप्रैल में कानून में संशोधन करके अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के लिए सभी वर्गों के पदों पर 16, 20 और 14% आरक्षण का प्रावधान किया। और महीनों बाद नवंबर 2002 में राज्य ने OBC आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने के लिए कानून में फिर से संशोधन किया, लेकिन राष्ट्रपति ने न तो विधेयक को मंजूरी दी, न ही इसे रोक लिया और न ही इसे राज्य विधानमंडल से पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ राज्यपाल को वापस कर दिया। राष्ट्रपति से कोई सूचना न मिलने पर राज्य सरकार ने OBC के लिए आरक्षण बढ़ाकर 27% करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। इस आशय का प्रस्ताव 30 जून 2003 को पारित कर दिया गया। इसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने 13 अक्टूबर 2014 को प्रस्ताव को रद्द कर दिया। इस निर्णय के विरुद्ध अपील भी सुप्रीम कोर्ट में आज तक लंबित है। मार्च 2019 में राज्य ने एक अध्यादेश पारित किया जिसमें OBC आरक्षण को एक बार फिर 14% से 27% करने का प्रयास किया गया। एक याचिका पर उच्च न्यायालय ने इस अध्यादेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, लेकिन यह रोक केवल चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित थी। चूंकि यह एक सीमित रोक थी, इसलिए राज्य सरकार ने अन्य क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू करने के लिए कदम बढ़ाया, जिसे उच्च न्यायालय में कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जब जब OBC, SC, ST का आरक्षण और खासकर OBC का आरक्षण लागू करने की बात आई,
आरक्षण बढ़ाने की बात आई, हर बार रोड़ा बना है कोर्ट। मैं इस देश की आधी आबादी के ओबीसी लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि आपको कभी यह समझ में आया कि अगर कोर्ट में, न्यायपालिका में आपकी हिस्सेदारी होती, आपके वकील, जज ताकतवर ढंग से खड़े होते, तो क्या यही दिन देखने को मिलता कि ओबीसी की हर लड़ाई, चाहे वो मंडल कमीशन लागू करने के बाद से लेकर के 2006 में मंडल पार्ट 2 हो या उसके बाद बिहार में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाना हो, झारखंड, छत्तीसगढ़ में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया गया, हर बार कोर्ट में जाकर के रोक लिया या बीजेपी ने अपने राज्यपाल के जरिए रुकवा दिया। मिसाल के तौर पर 2 राज्य, दोनों जगह पर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने जब ओबीसी, एससी, एसटी तीनों का आरक्षण बढ़ाया तो उसे भी कोर्ट और राज्यपाल ने मिलकर रोका। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल जो ओबीसी, झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ में ओबीसी मुख्यमंत्री, दोनों जगह जब कोटा बढ़ाया गया तो दोनों जगह बीजेपी के द्वारा नियुक्त पुराने संघी राज्यपालों ने इन कोटों को रोक दिया। आज तक वहां पर इस तरह लागू नहीं। और बिहार का उदाहरण तो सबसे ताजा है। बिहार में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के महागठबंधन की सरकार थी तो अपनी जाति जनगणना कराई और कोटा बढ़ा दिया और 65% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस मिलाकर 75% आरक्षण, और दोनों को कोर्ट ने निरस्त कर दिया। नीतीश कुमार की सरकार कहती थी कि हम इसको लड़कर लेंगे, लेकिन जैसे उनकी अंतरात्मा जागी और वो पलट गए, उसके बाद बीजेपी के साथ सरकार में है और अब बिहार में चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार एक बार भी बोलते नहीं कि वो आरक्षण के सवाल पर नवीं अनुसूची में उसे डाला जाए कि नहीं। और ये वही बिहार है जहां जाति जनगणना के क्रेडिट लेने खुद गृह मंत्री अमित शाह गए थे। सुनिए। ये जातिगत सर्वे का निर्णय तभी किया गया जब भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार में हिस्सेदार थी। हमने जब ये रिजोल्यूशन आया, बिहार में इसका समर्थन भी किया था और सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आई और एक कानून आया, इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है और सर्वानुमत से बिहार असेंबली ने इसको पारित किया है। इतना ही नहीं, खुद नरेंद्र मोदी कई बार आरक्षण का समर्थन करते बयान दिए हैं। जब तक बीजेपी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। उसके बाद उनके आका आरएसएस के प्रमुख पहले तो आरक्षण की समीक्षा करवाने का बयान देते रहे। आरक्षण को आर्थिक आधार पर आरएसएस मांगता है कि पूरे देश में केवल ईडब्ल्यूएस आरक्षण होना चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण तो खत्म होना चाहिए। लेकिन पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी का जो मूल चेतना आंदोलन की प्रवृत्ति है, जब वो जागी तो मोहन भागवत तक को यह कहना पड़ा कि 2000 साल तक हमारे लोगों ने शोषण किया है, 200 साल तक तो आरक्षण रहना चाहिए। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। लेकिन पूरे बीजेपी और आरएसएस को पता है कि आरक्षण 2 जगह लागू है, सरकारी शिक्षा, सरकारी नौकरी में। दोनों को निजी हाथों में बेच दो, आरक्षण बचेगा ही नहीं, नाम मात्र का बचेगा। एससी, एसटी, ओबीसी को झुंझुना पकड़ाते रहो। लेकिन मोहन यादव के इस प्रकरण के बाद, महाजन कमेटी की रिपोर्ट से लेकर के सवर्ण विरोधी मोहन यादव, यह आंख खोलने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण से कितना नफरत करते हैं। वो सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। बीजेपी के एससी, एसटी, ओबीसी के नेताओं को सामने आना चाहिए। बयान दे नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, बयान दे केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, जयंत सिंह, बयान दें ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, बयान दें हुकुम देवनारायण यादव से लेकर के भूपेंद्र यादव, और बयान दें वे सारे रामदास अठावले से लेकर के एससी, एसटी, ओबीसी के सारे संघ के नेता कि आप संघ में गणवेश पहन लो, महाकाल के भक्त बन जाओ, रोज हिंदू हिंदू करते रहो, लेकिन जैसे ही तुम एक कदम एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के लिए बढ़ाना शुरू करोगे, यही संघी और भाजपाई तुम्हें विरोधी बना करके तुम्हारे विरोध में उतरेंगे और ऐसा विरोध करेंगे जैसा उन्होंने किसी सवर्ण नेता का नहीं किया होगा। इतना निर्लज्ज, इतना आक्रामक और इतना क्रूर विरोध एससी, एसटी, ओबीसी के ही नेताओं का होता है। मोहन यादव सोचकर अब परेशान होंगे कि गए में या रही मन, नहीं मन न वो मन। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मध्य प्रदेश के सैंपल से आगे बात को ले चलेगी। 8 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में हर दिन सुनवाई होगी और मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए वकीलों के खेमे में एक बड़ा नाम, तमिलनाडु, जहां 69% आरक्षण है आज भी, और उसी के बाद 50% की अपर लिमिट कोर्ट ने बनाई थी।
इंदिरा साहनी जजमेंट भी उसी का सहारा लेता है और इसीलिए मंडल कमीशन कहता था कि 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि 50% की अपर लिमिट है इसलिए अभी तो हम 27 दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये अपर लिमिट टूटे 52% आबादी को 52% आरक्षण देना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद अपर लिमिट खत्म हो गई है, तो क्या इस देश में 75 से 85% एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण हर जगह रिजर्व नहीं होना चाहिए? मंडल कमीशन कहता है कि प्राइवेट सेक्टर से लेकर के हर जगह रिजर्वेशन होना चाहिए। क्या बीजेपी और आरएसएस इस दबाव को झेल पाएगी? वो बीजेपी और आरएसएस अब मोहन यादव के एक कदम से जब इतना बिलबिला गई, उनके ट्रोलर मोहन यादव से लेकर के आरक्षण को गाली देने लगे, एससी एसटी ओबीसी को मेरिटहीन कहने लगे, वो टुकड़ों पर पलने वाला, भीख मांगने वाला, ये सब कहने लगे, वो भूल जाते हैं कि एक टुकड़ा, एक भीख 10% उनकी तरफ भी उछाल दिया गया है। ऐसे में इस देश के ओबीसी एससी एसटी को आंख खोलने का वक्त है कि आरएसएस 100 साल पूरे करके राष्ट्रवाद और धर्म, इन दो चीजों का चेहरा अपने नकाब कर पहनता है और सबको हिंदू बनाने की बात करता है। वही आरएसएस और बीजेपी आज सामने आकर के क्या यह बोलेगा कि जितने ट्रोलर मोहन यादव का विरोध कर रहे हैं और आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ हैं, हम सामाजिक न्याय को मानते हैं। आने वाले दिनों में नजर बनाए रखिएगा कि आगे क्या होने वाला है। बाकी समझदार के लिए बीजेपी और आरएसएस ऐसे मौके कई बार ले आती है कि उनकी नजर में एससी एसटी ओबीसी की औकात क्या है और उनके आरक्षण को आज भी वो भीख, बैसाखी, मेरिट की हत्या मानते हैं। इसके बाद भी अगर इस देश के एससी एसटी ओबीसी धर्म की चाशनी में और बीजेपी और आरएसएस के राष्ट्रवाद की रोशनी में चकाचौंध के सामने अपनी आंख को रेत में डुबोए रहें, तो फिर उनकी मुक्ति कोई नहीं कर सकता। आगे इस प्रकरण पर नजर बनाए रखेंगे। और जरा आखिरी में आपको होमवर्क दे देता हूं, इस देश के पिछड़ों, ओबीसी समाज के लोगों, जरा खोज कर देखना पूरे देश के किन किन राज्यों में तुम्हें 27% आरक्षण मिला और कहां तुम पूरे देश में किसी एक संस्था में 27% आज तक पहुंच पाए क्या? उसके बाद हिंदू बन जाना। महाकाल के भक्त मोहन यादव आपको एक नजीर पेश करते हुए आपको कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनेंगे। समझदार को इशारा काफी। इस पूरे प्रकरण पर अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी।